नमस्कार साथियों, आज हम मूल अधिकार के बारे में बात करेंगे। जो इससे पहले हम जो नागरिकता के बारे में बात किए थे, उसमें जो नागरिकता का जो त्याग है, कैसे नागरिकता खत्म होती है, उसमें एक वहाँ पर पूरा अच्छा से क्लियर नहीं लिख पाए थे, इसलिए हम बता नहीं पाए थे। यह 2 वर्ष दूसरे देश में अगर कोई आदमी भारत के नागरिक कैद रहता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, और 7 वर्ष दूसरे देश में ऐसे ही रहता है तो भी बाहर आता है तो भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब शुरू करते हैं हम मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या है? यह संविधान द्वारा गारंटी दिया गया न्यायोचित। न्यायोचित का मतलब इसे हम न्यायालय में जाकर इसे लागू करवा सकते हैं। ये संविधान द्वारा गारंटी दिया गया है। इसका उद्देश्य है समानता, सम्मान, प्रत्येक नागरिक को समानता, सम्मान, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र हेतु एवं व्यक्ति के चहुमुखी विकास हेतु इसको संविधान में रखा गया है। यह कई भागों में है। जैसे पहला में समता है, जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। दूसरा स्वतंत्रता है, 19 से 22 के बीच में। तीसरा शोषण है, 23 से 44 के बीच में। चौथा धर्म स्वतंत्रता है, 25 से 28 के बीच में। और पांचवा संस्कृति शिक्षा है, 29 और 30 में। और छठा उपचार है, 32। अब इसको हम विस्तृत ढंग से आगे समझेंगे। ये जो मूल अधिकार है, हमको याद रखना है, भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में इसे रखा गया है। मूल अधिकार को न्यायोचित माना गया, मतलब इसको हम न्यायालय में जाके इसके लिए हम न्यायालय में अपनी मांग कर सकते हैं। अगर हमारा इस अधिकार का हनन होता है, मतलब उसका अधिकार का नहीं मिलता है हमको, तो ध्यान रहे 44वां संशोधन से जो संपत्ति का अधिकार है, जो अनुच्छेद 31 में था, 1978 में इसे मूल अधिकार से हटा दिया गया और भाग 12 के अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार भी इसको कह सकते हैं, इसको रखा गया है। मूल अधिकार का विशेषता क्या है? तो मूल अधिकार कुछ नागरिकों को तो कुछ विदेशी को। ध्यान रहे, जो विदेशी को उन नागरिकों को स्वयं मिल जाएगा। जो विदेशी को अधिकार मूल अधिकार दिया गया है और नागरिक को तो है ही, लेकिन कुछ नागरिक को स्पेशल दिया गया। इसे हम नागरिकता चैप्टर में बताए थे। कानूनी व्यक्ति जैसे कंपनी, परिषद को ही, मतलब मूल अधिकार जो है सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं मिला है, मतलब कानूनी व्यक्ति को ही मिला है। जैसे कंपनी क्या है? कंपनी तो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नागरिक नहीं है भारत का, लेकिन उसको भी दिया गया है। परिषद को भी दिया गया है। वो क्या है? उसको कानूनी व्यक्ति बोलते हैं। तो ये हमारा इसको समझना जरूरी है। सिर्फ कहीं लिखे देगा कि सिर्फ नागरिकों को मिलता है, तो नहीं, यह भारत के किसी कंपनी या परिषद आदि को भी मिलता है। इसकी विशेषताएं हैं, यह असीमित नहीं है, वाद योग्य है। मतलब मूल अधिकार अगर दिया गया है तो वो असीमित नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से मिले, उसमें कोई सीमा नहीं रहेगा। नहीं, इसमें सीमा रहेगा, जो अदालतों द्वारा तय किया जाएगा। कुछ कानून भी बनाया जाएगा संसद द्वारा, जो अगर संविधान के अनुसार सही हो, जो कि अदालत तय करेंगे, तो उसके द्वारा भी सीमा लगाया जा सकता है। तीसरा, सरकार के विरुद्ध है कुछ मौलिक अधिकार, तो कुछ निजी व्यक्ति के खिलाफ भी है। जैसे में हम आगे कुछ बताएंगे। ज्यादातर जो मूल अधिकार है वो सरकार के विरुद्ध ही है, लेकिन कुछ ही है जो निजी व्यक्ति के खिलाफ है, निजी व्यक्ति के विरुद्ध है, तो उसको हम आगे देखते हैं। चौथा, नकारात्मक। यह
नकारात्मक इन द सेंस इसका अर्थ क्या है कि यह राज्य की शक्ति को सीमित करता है, राज्य की शक्ति को सीमित करता है, तथा इसमें कुछ सकारात्मक भी है जो राज्य को कुछ करने की मतलब शक्ति देता है। न्यायोचित, सीधे आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सामान्यतः हम सर्वोच्च न्यायालय में सामान्य वादों के लिए नहीं जा सकते, सामान्य चीज़ों के लिए नहीं जा सकते, लेकिन मौलिक अधिकार उल्लंघन में हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत हम रिट जारी करवा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। फिर इसमें संसद संशोधन भी कर सकता है। इसमें बहुत विवाद हुआ था कि पहले गोला के नाथ सब जो केस था उसमें कि संसद संशोधन नहीं कर सकता था, लेकिन बाद में कहा गया नहीं, इसमें संसद संशोधन कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे वो केशवानंद भारती वाद से न्यायालय ने तय किया वो जो संशोधन है वो मूल संरचना को प्रभावित न करता हो, मतलब उसको इफेक्ट न करता हो। संविधान के जो मूल संरचना है, ये इसको हम और आगे पढ़ेंगे, उसको प्रभावित न करता हो। फिर इसे राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर निलंबित भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 का निलंबन किया जाना केवल युद्ध या विदेशी आक्रमण में, सशस्त्र विद्रोह के समय नहीं। जो अनुच्छेद 19 का वाक एवं स्वतंत्रता है ना, उसमें आप निलंबन कर सकते हैं, लेकिन तभी जब युद्ध या विदेशी आक्रमण हुआ हो। लेकिन अगर भारत में ही सशस्त्र विद्रोह हुआ हो और उस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया हो, तो उस समय और अनुच्छेद 19 को आप निलंबित नहीं कर सकते हैं, मतलब सरकार निलंबित नहीं कर सकती है। लेकिन यदि युद्ध दूसरे देश से युद्ध हुआ हो या दूसरे देश हमारे देश पर आक्रमण किया हो तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, तब अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है। और 20 और 21 को किसी भी हालात में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को आगे हम पढ़ेंगे इसको। अनुच्छेद 33 द्वारा संसद द्वारा सुरक्षा बलों की जो सुरक्षा बल है हमारे, जैसे BSF हुआ, चाहे आर्मी में लोग जो हैं हमारे जो वीर जवान जो सीमा पर हैं, उनके अधिकारों पर संसद थोड़ा प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि सुरक्षा के क्षेत्र में है तो थोड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए हमारे सुरक्षा बल के जो जवान हैं अपना मूल अधिकार में थोड़ा प्रतिबंध के साथ भी हमारी सेवा कर रहे हैं, तो उनका न सिर्फ अपना जान का दावा लगा रहे हैं, बल्कि अपना अधिकार जो उसका भी उस पर भी थोड़ा उन पर हम लोग की अपेक्षा तो उन पर प्रतिबंध है, तो उनको हम सैल्यूट करेंगे। आगे है अधिकतर स्वयं प्रवर्तित, परंतु कुछ कानून द्वारा केवल संसद से कार्यान्वयन होगा। जैसे ये अनुच्छेद 35 में बोला गया है कि अधिकतर जो अधिकार है स्वयं प्रवर्तित है, परंतु कुछ में कानून बना के संसद ऐसा करेगा। अब देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण है राज्य की परिभाषा। आखिर जो बहुत सारा जो मौलिक अधिकार हम बताएं अधिकतर सरकार के खिलाफ, मतलब राज्य के खिलाफ है, राज्य के विरुद्ध है, तो राज्य को सुनिश्चित करना होगा कि नहीं इस अधिकार का, मौलिक अधिकार का उल्लंघन न हो। तो उस राज्य में क्या आ जाएगा? सरकार आ जाएगा, संसद आ जाएगा, राज्य की कोई संस्था आ जाएगी, निकाय, मतलब ये जो मुखिया मतलब तीसरे स्तर का जो सरकार होती है ना, जैसे कि हमारे पंचायत, नगर पालिका, वो भी आ गया, संसद भी आ गया, राज्य की संस्था आ गया, जैसे राज्य सरकार वगैरह भी आ गया अपना, और भी जैसे सरकार का जो कंपनी है PSU वो भी आ गया है, सारा ये सब राज्य के अंतर्गत आ गया। लेकिन ध्यान रहे न्यायालय नहीं है, एक बार फिर से हम बताते हैं, न्यायालय राज्य के परिभाषा में नहीं है, वो राज्य में नहीं आता है। मतलब जिस राज्य के विरुद्ध हम मौलिक अधिकार की दावा करते हैं उसमें उस राज्य के परिभाषा में न्यायालय नहीं है। अब अनुच्छेद 13 में क्या है कि अनुच्छेद 13 बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 13 बताता है कि जो भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार से असंगत कानून है, विधि है, वो शून्य हो जाएगा उतना तक जितना तक वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। कोई भी कानून हो, कार्यादेश हो, मतलब कोई सरकार आदेश पारित किया हो, कोई कानून बनाया हो, कोई अध्यादेश प्रथा वाला, जैसे कि हरियाणा में खाप पंचायत है,
वो लोग भी कुछ प्रथा वगैरह है बनाते हैं या आदेश देते हैं, तो वो सारे जो मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं वो शून्य हो जाएंगे, मतलब अनवैलिड हो जाएंगे, अवैध हो जाएंगे अगर वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। ये अनुच्छेद 13 में है। इसको सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत ऐसा करता है। 32 और 226 के तहत रीट का अधिकार दिया गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, और 13 के तहत वो अपना ऐसा अवैध करते हैं, मतलब अगर उल्लंघन करता हो तो, मतलब कोई भी विधि या कानून या कार्यादेश उल्लंघन करता हो तो ऐसा करते हैं। अब हम मूल अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम दो ब्लॉक में बनाए हैं, एक नागरिक यहाँ पर लिखा है, एक विदेशी नागरिक। यहाँ ध्यान रहे, जो विदेशी नागरिक के नीचे लिखा हुआ ये सारे अधिकार विदेशी को मिलते हैं। तो ये नागरिक को मिलेंगे कि नहीं? ये नागरिक को भी मिलेंगे। ये सारे जो अधिकार है ये सारा ये नागरिक को भी मिलेंगे और विदेशी नागरिक को भी मिलेंगे। लेकिन जो इसमें है, इसमें ये सारे केवल नागरिक को मिलेंगे, विदेशी को नहीं मिलेंगे। तो विदेशी को क्या क्या मिलेंगे पहले हम वो देखते हैं। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समता के समक्ष समता और संरक्षण, विधि के समक्ष समता और संरक्षण। अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्धि, और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और ये जो 20 है दोष सिद्धि की स्वतंत्रता है, और 21 क में है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, और अनुच्छेद 22 में है हिरासत में जो व्यक्ति है उसका अधिकार। फिर अनुच्छेद 24 में बच्चा के नियोजन से संबंधित है, तो ये भी है। अनुच्छेद 25 में धर्म अभिवृद्धि या धर्म की पालना का जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो धर्म का पालन हम कर सकें, ये अनुच्छेद 32 में, उसमें अभिवृद्धि भी है। तो ये अधिकार भी। बलात्कार श्रम मानव व्यापार अनुच्छेद 33 के तहत, मतलब बलात्कार मतलब जबरदस्ती किसी को उससे श्रम करवाना, मानव का व्यापार करना, ये सब भी ये सब के विरुद्ध, मतलब ये सब नहीं करना है, इसके विरुद्ध जो अधिकार है वो भी विदेशी को मिलेगा। और धार्मिक संस्था स्थापना करने का अधिकार, धर्म कर छूट, मतलब जो धार्मिक संस्था है उस जो भी मतलब पैसा उसके पास आता है उस पर कर नहीं देगा, इसका जो अधिकार है वो भी विदेशी नागरिक को मिला है। ये सारे नागरिक अधिकार जो है ये विदेशी नागरिक को मिला है। और पुनः बता दें कि ये अधिकार नागरिक को भी है। अब नागरिक को विशेष रूप से क्या अधिकार दिया गया है जो विदेशी को नहीं है, तो ध्यान दीजिए 15 धर्म जाति आदि इत्यादि पर जो विभेद होता है वो उसके साथ न हो, ये अधिकार जो है नागरिक को मिलेगा। लोक नियोजन का जो अधिकार है, मतलब जो लोक नियोजन जो सरकारी नौकरी है, जनरली जो सरकारी नौकरी है वो उसका अधिकार, विचार अभिव्यक्ति सम्मेलन विचरण निवास संघ बनाने की अधिकार, ये 19 के तहत है। ये 29 लिखा गया है लेकिन ये 19 है, 29 जैसा दिख रहा है, 19 ही लिखे हैं। अल्पसंख्यक शिक्षा और धर्म प्रसार शिक्षण 30, ये अधिकार ये सारे के सारे नागरिकों को मिला है। ये नागरिकों का अधिकार है विशेष रूप से, ये सब विदेशी को नहीं मिला है। अब आगे बढ़ते हैं हम। समानता का अधिकार, क्या क्या मौलिक अधिकार है? पहला समानता का अधिकार, दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ये 6 तरह का अधिकार है। तो हम पहला पढ़ते हैं समानता का अधिकार। समानता में क्या है? विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ध्यान रहे ये कई जगह कई स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में भी ऐसा क्वेश्चन आ गया है कि विधि के समक्ष समता जो है वो कहाँ से लिया गया है। इसका जो अवधारणा है वो ब्रिटेन से लिया गया है, इसका कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है, और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। इसमें राज्य दोनों, नागरिकों और विदेशी दोनों को
ये अधिकार देगा, विधिक व्यक्ति को भी दिया जाएगा, जैसे निगम, कंपनियां, जैसे ऊपर बताए थे ना, पंजीकृत समितियां, ये सभी को अधिकार ये मिलेगा। पहले में मतलब विधि के समक्ष समता में पहले में सभी समान, विशेषाधिकार नहीं, समान व्यवहार। मतलब विधि के समक्ष समता में क्या है कि सभी को समान अधिकार मिलेगा, किसी एक आदमी को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। मतलब जैसे राजा महाराजा रहते थे ना पहले, वो सब इस सिस्टम नहीं रहेगा। सबके साथ समान व्यवहार राज्य करेगा, राज्य को सबके साथ समान व्यवहार करना है, किसी को विशेषाधिकार नहीं देना है, सबके साथ कानून सबके लिए समान रहेगा। दूसरे में क्या है, समान परिस्थिति में समान व्यवहार। समझते हैं इसको। समान परिस्थिति मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका वो दिव्यांग है, तो दिव्यांग है तो अगर मान लीजिए हम दिव्यांग के साथ आपको दौड़ाते हैं तो निश्चित रूप से आप जीत जाइएगा। तो वो अनफेयर, मतलब न्याय योग्य नहीं है, वो जो कंपटीशन है वो सही नहीं है। तो उसी उदाहरण को हम यहाँ पर समझ सकते हैं, उसी उदाहरण द्वारा कि परिस्थितियाँ, जैसा परिस्थिति है उसके अनुसार अगर मान लीजिए कोई दिव्यांग है तो उसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, स्पेशल उसको विशेष सुविधा दे सकते हैं, उसको चेयर दे सकते हैं, और टिकट कटाने जाएगा तो उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे महिला के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो समान परिस्थिति में समान व्यवहार, ये कॉन्सेप्ट है अमेरिका का। तो इसी को बोलते हैं विधियों के समक्ष, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण बिना भेदभाव के। मतलब अगर कोई दिव्यांग है तो सारे दिव्यांगों के साथ वैसा ही व्यवहार होगा, समान, क्योंकि परिस्थिति समान हो गया तो समान व्यवहार होगा। ठीक, आप समझ गए होंगे, आशा है हमको। भेदभाव, बिना भेदभाव के समान के साथ समान समान। ये जो पहला वाला है विधियों के समक्ष समता, ये नकारात्मक इसको बोलते हैं, और दूसरा सकारात्मक है। क्योंकि इसमें इसको नकारात्मक इसलिए बोलते हैं कि यह परिस्थितियों को नहीं देखता है और सीधे राज्य के अधिकार को, राज्य के अधिकार को थोड़ा सीमित करता है। लेकिन दूसरा में दूसरा सकारात्मक इसलिए है कि ये परिस्थितियों को देखता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वर्गीकरण है कि परिस्थिति समान होना चाहिए, ये विवेकपूर्ण होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे गए कुछ भी अब वर्गीकरण बना के और किसी को स्पेशल अधिकार दे दिए। ये विवेकपूर्ण और सशक्त होना चाहिए, ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है। और ये जो हम बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत तत्व, संविधान का मूलभूत तत्व, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने विधि का शासन जो है, ये विधि का शासन जो अनुच्छेद 23-14 के तहत ही है, उसको संविधान का मूलभूत तत्व कहा है। मतलब इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकता है। पर भारत में संविधान व्यक्ति अधिकार का स्रोत है। मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका वगैरह में है, वहाँ पर व्यक्ति का जो अधिकार है वो संविधान का स्रोत है। लेकिन भारत में क्या है, याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में क्या कॉन्सेप्ट चलता है कि भारत में संविधान व्यक्ति के अधिकार का स्रोत है। अब ब्रिटेन और अमेरिका में क्या है, इसीलिए ब्रिटेन में संविधान नहीं है, फिर भी वहाँ के नागरिकों को अधिक अधिकार क्यों मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ का जो व्यक्ति का अधिकार वही संविधान का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में संविधान व्यक्ति को अधिकार देता है। व्यक्तियों का अधिकार का शक्ति का स्रोत कहाँ से मिला है, उस संविधान से मिला है। लेकिन ब्रिटेन अमेरिका में नहीं है। ब्रिटेन अमेरिका में जो व्यक्ति का अधिकार को सबसे, वहाँ से संविधान को शक्ति मिलता है, उल्टा है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन और अमेरिका में ज़्यादा लोगों का अधिकार है, मतलब ज़्यादा, मतलब उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं कि भारत में नहीं दिया जाता है, लेकिन ये भारत में जो ये अधिकार मिलता है वो संविधान द्वारा मिलता है, संविधान उसका स्रोत है। मतलब इसीलिए कहा जाता है भारत में संविधान सर्वोच्च है। अब देखिए अपवाद, ये जो 14 के तहत समानता का अधिकार है, उसका अपवाद क्या है कि भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के तहत कोई भी यदि वो निर्णय लेते हैं तो उनका जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है, और उनकी पदावधि में उन पर दंडी, गिरफ्तारी या कारावास मुकदमा नहीं हो सकता है। मतलब ये जो भी मुकदमा बोल रहे हैं ना, ये मुकदमा मतलब आपराधिक मुकदमा नहीं हो सकता है, लेकिन दीवानी मुकदमा हो सकता है। लेकिन इससे उनको 2 महीना पहले सूचित करना होगा, 2 माह पहले सूचित करना होगा। ये 361 क में लिखा बोला गया है कि 2 माह
एक पहले सूचित करके इन दोनों राष्ट्रपति और राज्यपाल को पर दीवानी मुकदमा दे सकते हैं, लेकिन आपराधिक मुकदमा नहीं। और विधायिका में कोई भी कार्रवाई का प्रकाशन यदि कोई करता है तो उस पर मुकदमा नहीं होगा। और 105 में, अनुच्छेद 105 में विधायिका सदस्य के मत के लिए उसको जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है। ये 105 है संसद के लिए और 194 है विधानसभा के लिए। उसको मतलब आप कुछ भी अगर संसद में बोलता है तो उसको जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता है, उसके लिए उसको सजा नहीं दिया जा सकता है। ये 105 में है, ताकि वो अपने मतलब अपने लोगों का परेशानी को रख सके विधायिका में, इसलिए ऐसा अधिकार दिया गया है। 31 ग मतलब अनुच्छेद 31 ग में 14 का अपवाद में मतलब नीति निषेध तत्व कि कार्यान्वयन में थोड़ा सा हम समानता का अधिकार को उल्लंघन कर सकते हैं, ऐसा लिखा गया है। संप्रभु देश के प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र के कोई प्रतिनिधि है तो उसके साथ ये जो समानता का जो अधिकार है उसके साथ थोड़ा हम वहाँ ये मतलब 14 का लागू नहीं कर सकते हैं। मतलब वो संप्रभु देश का मतलब प्रतिनिधि है, मतलब कोई राजदूत वगैरह है दूसरा देश का, तो हम उसके साथ वहाँ पर समानता का अधिकार के तहत मतलब अपवाद के तहत हम कुछ उसके लिए अलग से नियम बना सकते हैं, उस पर ये लागू नहीं करेंगे। और नीति निषेध तत्वों के कार्यान्वयन के लिए भी हम समानता का अधिकार का थोड़ा उल्लंघन कर सकते हैं, समझ गए। और संप्रभु देश के प्रतिनिधियों, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के लिए भी कुछ हम समानता का अधिकार का उल्लंघन कर सकते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 15 में कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध है। अर्थात ये हुआ कि केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ये देखिए इतना जो लिखा हुआ है ना, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद नहीं। अन्य आधारों पर कर सकते हैं, अन्य आधारों पर थोड़ा विभेद कर सकते हैं, लेकिन इन आधारों पर जो ये लिखे हुए हैं ना, ये सब इन आधारों पर विभेद नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है राज्य द्वारा। तथा सार्वजनिक स्थल, राज्य निधि में ये सब इन आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता है। अन्य आधारों पर कर सकता है राज्य द्वारा। वो सार्वजनिक स्थल पर जैसे बच्चों को, महिलाओं को स्थानीय निकायों में आरक्षण इत्यादि ये सब दिया जा सकता है। और जैसे कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग इत्यादि को आरक्षण दिया जा सकता है। शैक्षणिक शुल्क में, विधानसभा शुल्क में छूट दिया जा सकता है। ये विधानसभा भी दे सकता है, संसद भी दे सकता है। अब पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर को जोड़ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और शैक्षणिक में उनको 27% का आरक्षण दिया गया है पिछड़ा वर्ग को, और 2005 का ये अधिनियम है। और उसके बाद है एक और अपवाद है ईडब्ल्यूएस को अभी नया 2019 में लाया गया था। 103वें, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, 103वें संविधान संशोधन से ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है। और इसका शर्त होना चाहिए 6 लाख उनका मतलब जो इनकम है 6 लाख, 5 एकड़ का जमीन, 5 एकड़ का उनका कृषि भूमि और 1000 फीट घर से इससे कम होना चाहिए। तीनों चीज़ जो शर्त दिया गया है इससे कम होना चाहिए, तब वो 10% आरक्षण के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षण 10% बोला गया है। ये सारे के सारे अपवाद हैं। किसका अपवाद है भाई? तो 15 का, अनुच्छेद 15 का। अब लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यह अनुच्छेद 16 में है कि लोक नियोजन में सबको समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसका भी कुछ अपवाद है कि इसमें संसद निवास का शर्त लगा सकता है, जिसे ऊपर भी पढ़े थे, अभी आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। प्रतिनिधित्व हेतु राज्य का आरक्षण, मंडल आयोग द्वारा 27% का आरक्षण बोले ही, प्रोन्नति में नहीं, ध्यान रहे ये जो मंडल आयोग बोला है ये प्रोन्नति में नहीं। ये ओबीसी के जो ओबीसी है बैकवर्ड क्लास, उसको प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलता है। 50% का कोटा कुछ परिस्थिति में आप इसको पार कर सकते हैं, इसीलिए ईडब्ल्यूएस को अभी सुप्रीम कोर्ट ने
वैलिड किया है, तो 50% का उसको मेंटेन करना है। 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये इसको उल्लंघन किया जा सकता है, और उसी परिस्थिति में EWS को लाया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो क्रिमिनल लेयर को तथा जाति तय करता है। जो पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनता है वही क्रीमी लेयर जो पिछड़ा वर्ग के लिए है उसको तथा उसमें कौन सी जाति होगा उसको मतलब रिकमेंड करता है, फिर उस पर संसद कानून बनाता है। 102वें संशोधन से यह संवैधानिक हो गया है। जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ये संवैधानिक हो गया है 102वें संशोधन से। 338B 81वें से संशोधन से बैकलॉग लागू, जो 81वां संशोधन हुआ है उसमें जो बैकलॉग मतलब सीट का जो बैकलॉग है उसको लागू किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, ऐसा आचरण पर विधि अनुसार दंडनीय, परिभाषित नहीं पर सामाजिक बहिष्कार निजी या राज्य दोनों जिम्मेदार। ध्यान दें, अब हम अभी तक राज्य को जिम्मेदार मानते थे कि उसको मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करना है। यहाँ पर निजी भी है, देखिए यहाँ पर ध्यान से ये निजी भी है, मतलब अस्पृश्यता का अंत कह दिया गया है संविधान द्वारा, और इसको संसद कानून बना के दंडनीय भी बनाएगा कि इसको दंड दिया जाएगा। वो निजी व्यक्ति हो और राज्य तो भाई जिम्मेदार होगा ही, राज्य के लोग अगर करेंगे तो उनको भी सजा दिया जाएगा कानून के अनुसार, संसद कानून बनाएगा। अगर राज्य का कोई अधिकारी आपके साथ अस्पृश्यता करता है तो उसको भी तो सजा होगा ही, निजी व्यक्ति को भी होगा। ये निजी लोगों पर भी लागू होता है। अब 5वां उपाधियों का अंत, ये अनुच्छेद 18 में है। जो उपाधि का अंत है ये 18 में है। जैसे पहले नहीं लोगों का बहुत सारा उपाधियों का जो अंत है, बहुत सारे लोगों को राय साहब ये सब बहुत सारा उपाधि रहता है ना, तो उसको सबका अंत कर दिया गया है। राजा वगैरह ये सब का कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन इसमें अपवाद है, सेना या विद्या संबंधी जो उपाधि है उसको मान्य माना जाएगा, उसको अंत नहीं किया जा सकता है। इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार भी हैं, जैसे कि मान लीजिए भारत रत्न किसको दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है, पद्म भूषण दिया गया है, ये सब उपाधि दिया जाएगा। लेकिन याद रहे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो दिया गया है उसके आगे नाम के आगे नहीं रहेगा भारत रत्न, कोई नाम ऐसे नहीं रख सकता है। भारत अपने नाम के आगे भारत रत्न कहिए या पद्म विभूषण कहिए, अपने नाम के आगे लगा नहीं सकता है। हाँ, ये जो उपाधि दिया जा रहा है राज्य द्वारा ये अवैध नहीं होंगे, ये वैध है। इसी तरह राष्ट्रीय पुरस्कार भी वैध है। अब हम ये जो मूल अधिकार है बहुत लंबा चैप्टर है, तो इसके दूसरे भाग में हम इसको बताएंगे। धन्यवाद।